साथियों नमस्कार। कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान की 5वें अध्याय सरफेस रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इस भाग में हम बात करेंगे अधिशोषण के प्रकारों की। पहले बात करते हैं सतह कहते किसे हैं। सतह दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली कुछ अणुओं के बराबर की मोटाई की परत होती है। इसका जो क्षेत्रफल है वो स्थूल प्रावस्था की कणों के आकार पर निर्भर करता है। सतह को दर्शाने के लिए हम या तो दोनों प्रावस्थाओं को लेकर उसके बीच में हाइफन लगा देते हैं। जैसे ठोस और द्रव के बीच की सतह दर्शाना है तो हम ठोस डैश द्रव या ठोस ऑब्लिक द्रव इसके बीच में स्लैश लगा के दर्शाते हैं। इस भाग के अंतर्गत यानी जो पृष्ठ रसायन है इसके अंतर्गत उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो पृष्ठों से संबंधित होते हैं, जैसे संचारण, उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, क्रिस्टलन, इलेक्ट्रोड की प्रोसेस इत्यादि जो पृष्ठीय घटनाएं होती हैं इनका अध्ययन किया जाता है। इसके लिए यदि हमें धातुओं के पृष्ठ का अध्ययन करना है तो उच्च निर्वात यानी 10⁻8 से 10⁻9 पास्कल की कोटि का होना चाहिए, नहीं तो वायुमंडल की जो गैसें हैं वो उस पर आच्छादित रहती हैं। अधिशोषण यानी जो पृष्ठीय घटनाएं हैं इनका उपयोग व्यापक है, जैसे उद्योगों में उत्प्रेरण के रूप में, कई घटनाओं के विश्लेषण के रूप में है, प्रदूषण के निवारण हेतु, जल के शुद्धिकरण हेतु, या दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं उनको समझने में अधिशोषण का अनुप्रयोग होता है। आइए बात करते हैं अधिशोषण होता क्या है। सामान्यतः अधिशोषण हम द्रव या ठोस की सतह पर उपस्थित असंतुलित बलों या असंतुलित संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए जब अन्य पदार्थों के कण सतह पर अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं तो उस घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। अर्थात द्रव या ठोस की सतह पर उपस्थित असंतुलित बलों या असंतुलित संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए अन्य पदार्थों के कणों का सतह पर अस्थायी रूप से जुड़ जाना अधिशोषण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। ये एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषित कण इसमें केवल और केवल पृष्ठ पर ही आते हैं, स्थूल के अंदर प्रवेश नहीं करते। यदि स्थूल के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये घटना अधिशोषण न होकर के अवशोषण हो जाती है। आगे बात करेंगे इस पर। अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। अधिशोष्य यानी एडजॉर्बेट वे अणु या कण या स्पीसीज जो भी पृष्ठ पर संचित होते हैं अधिशोष्य कहलाते हैं, यानी जिनका अधिशोषण होता है वो अधिशोष्य कहलाते हैं। और अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट यानी वे द्रव या गैस के वे कण, द्रव या गैस के कण जिस सतह पर अधिशोषित होते हैं, यानी द्रव या ठोस जिसकी सतह पर अधिशोष्य संचित होता है अधिशोषक कहलाते हैं। यानी जिस सतह पे बाहर से आके कण चिपकते हैं अधिशोषित होते हैं वो अधिशोषक कहलाता है, और जो कण आके जुड़ते हैं वो अधिशोष्य कहलाते हैं, और ये प्रोसेस है वो अधिशोषण कहलाती है। जब वो पदार्थ के अणु, परमाणु या स्पेसीज जो भी हैं वो द्रव या ठोस जिसमें अधिशोषक है उसके स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाते हैं तब इस घटना को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। यानी जबकि वो सतह पर रहते हैं कण तो अधिशोषण होता है, और जब ये कण सतह के अंदर पूरे में वितरित हो जाते हैं तब क्या वो अवशोषण कहलाता है। यहाँ जैसे हम देखें, यदि ये कोई ठोस है, यदि अधिशोष्य के कण यदि यहाँ पर सतह पर हैं
तो ये तो हो जाता है अधिशोषण। और यदि ये कण सतह के अंदर प्रवेश कर गए यानी पूरे स्थूल में है तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगी आपकी अवशोषण। तो सिंपल सा अंतर है इसमें। जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रोसेस यानी दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं तो उसे क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। जो ऑप्शन, जब दोनों प्रक्रियाएं साथ चलती हैं तो हम इसको शोषण जो ऑप्शन कहते हैं। जैसे चौक को स्याही में डुबोते हैं तो पहले तो स्याही पृष्ठ पे होगी, अधिक होगी पृष्ठ पे, लेकिन कुछ कण अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं तो इस समय दोनों घटनाएं होती हैं, इसको हम शोषण कहते हैं। आइए एक पद और शब्द और प्रयोग में आता है, अधिधारण, ऑक्लूजन। अधिधारण ग्राहम के अनुसार धातुओं द्वारा गैसों का शोषण अधिधारण कहलाता है। यानी धातुओं पे जो गैसें जमा होती हैं उसको अधिधारण या ऑक्लूजन कहा जाता है। जैसे पैलेडियम के संपर्क में हाइड्रोजन गैस रखने पर उसका शोषण हो जाता है। इन दोनों प्रोसेस चलती हैं। आइए कुछ दोनों के अंतर की बात कर लें। देखिए, अधिशोषण केवल पृष्ठ की घटना है, यानी अधिशोषक की केवल पृष्ठ पे ही रहता है, जबकि अवशोषण में अवशोषित होने वाला पदार्थ संपूर्ण स्थूल में वितरित हो जाता है। यानी यहाँ पे आप संपूर्ण प्रश्न लिख के लिख दें क्या, संपूर्ण स्थूल, यानी पूरे बल्क में ये वितरित हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, सिलिका जेल द्वारा नमी का अधिशोषण। आपने देखा होगा थर्मस वगैरह जब नया खरीदते हैं तो उसमें एक छोटी सी पोटली पड़ी रहती है, उसका काम होता है कि उस बर्तन में नमी जो होती है उसको सोख लेती है ताकि वहाँ पे बदबू या सड़ान ना आए। शुष्क कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अवशोषण, ये अवशोषण की घटना है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड रंगहीन होता है, यानी शुष्क सफेद रंग का होता है। जैसे ही ये जल वाष्प के संपर्क में आता है तो पूरा नीला हो जाता है और इसमें पूरा का पूरा पदार्थ नीला हो जाता है, यानी जल वाष्प पूरे कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित की जाती है। तीसरा अंतर है, अधिशोषण पहले बहुत तीव्रता से होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है और एक साम्यावस्था तक पहुंच जाता है। यानी अधिशोषण और विशोषण दोनों क्रियाएं बराबर होने लगती हैं, जबकि अवशोषण की दर एक समान होती है। चौथा अंतर लें तो अधिशोषण एक ऊष्मक्षेपी विक्रम है, जबकि अवशोषण में कोई ऐसा सार्थक ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। यानी अब अधिशोषण में डेल्टा एच बराबर नेगेटिव होती है, जबकि इसमें अवशोषण में कोई ऐसा उल्लेखनीय ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता। अगला अंतर है, अधिशोषक को इस आसानी से अधिशोषक के पृष्ठ से हटाया जा सकता है, यानी ये उत्क्रमणीय क्रिया है, इसको हटा सकते हैं अपन, जबकि अवशोषित पदार्थों को केवल विशेष विधियों द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। जैसे बाष्पन है, क्रिस्टलन है, प्रभाजी क्रिस्टलन है। आपने इसकी क्रिया विधि समझ ही ली है, तो इसको संक्षेप में समझें क्रिया विधि को, कैसे ये अधिशोषण कैसे होता है। अधिशोषण के कारण पृष्ठ के अवशिष्ट बलों में कमी आती है। आपने ये पहले ही पढ़ा होगा। देखिए, जो पृष्ठ के कण होते हैं उनमें जो बल लगे होते हैं वो असंतुलित होते हैं, और जो बल्क में अंदर के जो कण होते हैं, जैसे बीच में कण लें तो इसके चार सभी दिशाओं में कण स्थित हैं, इसलिए इस पर सभी ओर से बल लगते हैं, संतुलित बल होते हैं।
यहाँ पे चाहे आप द्रव की सतह ले लें, चाहे ठोस की सतह ले लें, सतह के अंदर के जो कण हैं वो सभी तरफ से संतुलित होते हैं, लेकिन सतह पर स्थित जो कण हैं उनके बाहर तो कोई कण होता नहीं है, इसलिए वो हमेशा असंतुलित होते हैं, चाहे द्रव में हो चाहे ठोस में हो। तो जो ठोस या द्रव की सतह पर स्थित कण हैं इनमें असंतुलित बल लगते हैं। जब इस पे आगे कोई ऊपर से जम जाता है, यानी ऊपर से इसमें अधिशोषित हो जाते हैं, तो ये बल संतुलित होने लगते हैं, यानी इनमें जो असंतुलन है उसमें कमी आती है। ये जो कमी है असंतुलन की, इससे ऊर्जा में कमी आ जाती है, यानी इनकी स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। इनमें जो पृष्ठ ऊर्जा है या पृष्ठ तनाव है ये कम हो जाता है। ऊर्जा की यह कमी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है, अर्थात यह जो उपक्रम है ऊष्माक्षेपी उपक्रम है, और जो डेल्टा एच एडजॉर्प्शन है यानी ये एंथैल्पी है, ये हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। यानी अधिशोषण की जो ऊष्मागतिकी है, अगर इसका अध्ययन करें तो ये पाते हैं हम कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी विक्रम है और इसमें ऊष्मा कम होती है। इसका कारण ये है कि अधिशोषण के कारण जो सतह की ऊर्जा है यानी पृष्ठ की ऊर्जा है उसमें जो संतुलन है वो कम हो जाता है। अधिशोषक की पृष्ठ पर स्थित अणुओं पर असंतुलित बल लगते हैं जो स्थूल के अंदर के अणुओं पर नहीं लगती। जैसे जैसे हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते जाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जितना अधिक सतह होगी उतनी अधिक असंतुलित बल होंगे, उतनी अधिक ऊर्जा निकलेगी, तो उतनी अधिक कण उस पर संचित होंगी। अधिशोषण के फलस्वरूप जो अणु हैं जो कि सतह पे संतुलित बल थे उनके कारण में अव्यवस्था यानी रेंडमनेस यादृच्छिकता अधिक थी, लेकिन जैसे ही अधिशोषण होता है तो यादृच्छिकता कम हो जाती है, यानी इसकी एंट्रोपी भी कम हो जाती है। आपने ऊष्मागतिकी में पढ़ा होगा, एंट्रोपी यादृच्छिकता या रेंडमनेस की माप है, यानी अव्यवस्था की माप है, और जैसे ही अव्यवस्था कम होगी तो डेल्टा इसका मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चूंकि अधिशोषण की प्रक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, यानी इस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाना पड़ता है, ये अपने आप चलती है, तो ऊष्मागतिकी के नियमानुसार डेल्टा जी का मान कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा घटनी चाहिए, तब ये प्रक्रिया अपने आप चलती है। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा समीकरण के अनुसार इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, जी बराबर एच माइनस टी एस। जी बराबर एच माइनस टी एस को जब हम परिवर्तन के लिए लागू करते हैं तो यह आता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की ताप कैसा है, स्थिर है। तो इस व्यंजक में हम ये देखते हैं, हमें पता है कि डेल्टा एस नेगेटिव है और यहाँ पे जो पद है माइनस टी डेल्टा एस, तो डेल्टा एस नेगेटिव होने के कारण ये पूरा जो पद है ना माइनस टी डेल्टा एस, इसका मान कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और चूंकि स्वतः प्रवर्तित उपक्रम के लिए हमें डेल्टा जी का मान माइनस होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए डेल्टा एच का मान इतना अधिक होना चाहिए, इतना अधिक माने पर्याप्त ऋणात्मक होना चाहिए ताकि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो। चूंकि ये पद कैसा है, ये तो आपको पद धनात्मक है, तो जब डेल्टा एच का पद इतना ऋणात्मक हो कि इससे ज़्यादा हो, माने संख्यात्मक मान डेल्टा एच का संख्यात्मक मान टी डेल्टा एस के मान से ज़्यादा होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए, तब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। अर्थात ताप का मान कम होने पे यानी टी का मान कम होगा तो टी डेल्टा एस का मान भी कम होगा, तो ऐसे में अधिशोषण अधिक होगा, यानी टी कम है, अगर टी कम है आपका तो टी डेल्टा एस भी कम होगा,
तो ऐसे में जी का मान अधिक ऋणात्मक होगा, डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक होगा, इसलिए अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा होगी। यदि टी का मान बढ़ा दें, यानी जैसे जैसे हमने टी का मान अगर बढ़ाया, टी का मान अधिक होगा तो टी डेल्टा एस अधिक होगा। जब टी डेल्टा एस अधिक होगा तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मान क्या होगा, कम होगा, तो अधिशोषण भी कम होगा, अर्थात ताप बढ़ने पर अधिशोषण घटेगा। और जैसे जैसे ये अधिशोषण बढ़ता जाता है, यानी असंतुलित बल कम होते जाते हैं, तो उससे होने वाली जो मुक्त ऊर्जा है वो कम होने लगती है। तो धीरे धीरे ये मान जीरो की ओर बढ़ता है। जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एच दोनों के मान समान हो जाते हैं तो डेल्टा जी बराबर जीरो हो जाता है, और जब डेल्टा जी बराबर जीरो हो जाता है तो विक्रम रुक जाता है। इसको ही हम साम्यावस्था कहते हैं। यानी जो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, जब वो शून्य हो जाएगा, जब कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा, तो अधिशोषण का विक्रम बंद हो जाएगा। इसी को हम साम्यावस्था कहेंगे। अब बात करें हम धनात्मक और ऋणात्मक अवशोषण की, अधिशोषण की, तो जो ठोसों द्वारा द्रवों के अधिशोषण के दौरान सामान्यतः द्रव ठोस की सतह पर अधिशोषित होते हैं। सतह पर द्रव की सांद्रता आंतरिक ठोस के आंतरिक भाग की तुलना में अधिक होती है। ऐसे में हम धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। लेकिन कुछ मामलों में अधिशोषक ठोस द्रव के से विलयन बना लेता है, और ऐसे में विलयन की सांद्रता बढ़ने लगती है। यानी विक्रम क्या होता है, ठोस के कण निकल करके द्रव में शामिल होने लगते हैं, तो इस विक्रम को हम क्या कहते हैं, निगेटिव यानी ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। यानी यहाँ पे ठोस जो अधिशोषी की मात्रा है वो माने ठोस की जो सतह है वहाँ पे जो द्रव की मात्रा है वो कम होने लगती है, क्योंकि वो द्रव ठोस के साथ विलयन बना के विलयन में चला जाता है। इस घटना को हम ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। उदाहरण है इसका, जब पोटेशियम क्लोराइड का सांद्र विलयन के साथ रक्त चारकोल के साथ उसको हिलाया जाता है तो वहाँ पर ऋणात्मक अधिशोषण प्राप्त होता है। आइए हम बात करते हैं अधिशोषण के प्रकारों की। अधिशोषण बलों के आधार पर दो प्रकार का माना गया है। पहला है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। ये है यहाँ पे भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन। जब ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण वान डेर वाल्स बलों द्वारा होता है, यानी इसमें केवल फिजिकल फोर्सेस लगते हैं, यानी जो वान डेर वाल्स बल हैं, जो आकर्षण वाले बल हैं वो लगते हैं, तब हम इसे भौतिक अधिशोषण या वान डेर वाल्स अधिशोषण कहते हैं। इसमें जो गैस के अणु या परमाणु हैं ये ठोसों की सतह से केवल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। वान डेर वाल्स बल तो आप कक्षा 11 में पढ़ ही चुके हैं। सामान्यतः जो बल गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसके द्रव्यमान के कारण लगते हैं वो बल वान डेर वाल्स बल कहलाते हैं, दुर्बल होते हैं। इसके विपरीत कुछ गैस के अणु या परमाणु ठोस की सतह पर रासायनिक बंधों द्वारा जुड़ जाते हैं। ये बंध आपकी सहसंयोजक भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं, तो हम इस घटना को रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यानी जब गैस के अणु परमाणु ठोस की सतह पर रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं
तो हम इस अतिशोषण को रासायनिक अतिशोषण या रसोपशोषण कहते हैं। इसको कीमो एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये बंध दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। चूंकि ये बंध काफ़ी मजबूत होते हैं, वन डाय बलों की तुलना में प्रबल होते हैं, इसलिए इनकी जो सक्रियण ऊर्जा, इनमें सक्रियण ऊर्जा भी अधिक होती है। मैंने इनको करने के लिए, यानी इनको शुरू करने के लिए जो टकराने वाले गैस के अणु हैं उनके पास अधिक मात्रा में ऊर्जा होना चाहिए। इसलिए हम इसको सक्रियत अधिशोषण यानी एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इसको हम लैंगम्यूर, जिन्होंने इसका अध्ययन किया था, उसके नाम पे लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। यानी कीमो एब्जॉर्प्शन को हम लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। अच्छा, कभी कभी ये दोनों प्रकार के अधिशोषण एक साथ होते हैं। जैसे निकेल पर डाइहाइड्रोजन का अधिशोषण कम ताप पर होता है तो ये भौतिक अधिशोषण होता है। यानी कम ताप पे हाइड्रोजन के अणु उपस्थित होते हैं और अणु प्लेट निकेल की सतह पर अधिशोषित होते हैं, लेकिन उच्च ताप पर हाइड्रोजन के अणु वियोजित होकर के परमाणविक हाइड्रोजन बना लेते हैं और ये परमाणविक हाइड्रोजन निकेल से रासायनिक बंध बना लेती है। इससे यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण यानी रसोपशोषण यानी कीमो एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस तरह के अधिशोषण को हम मिश्रित प्रकार का अधिशोषण कह सकते हैं। इसमें दोनों प्रकार के अधिशोषण एक साथ होते हैं। अब हम बात करें भौतिक अधिशोषण की अवलक्षणों की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें कोई विशिष्टता नहीं पाई जाती है, यानी ये सामान्य होता है किसी भी गैस के लिए। भौतिक अधिशोषण में विशिष्टता का अभाव होता है। वन डाय बल चूंकि व्यापक होते हैं, सब में एक जैसे लगते हैं, वो केवल द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसमें किसी विशेष गैस को अब जो अधिशोषण के लिए प्राथमिकता प्राप्त नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि तांबे पे केवल एक ही गैस अधिशोषित होगी तो लगभग सभी गैसें उस पर अधिशोषित होती हैं। दूसरा, अधिशोष्य की प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। अधिशोषण की मात्रा अधिशोष्य की गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो गैसें सरलता से द्रवित हो जाती हैं, यानी जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है, वे आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं, क्योंकि वन डाय बल क्रांतिक तापों के निकट अधिक प्रबल होते हैं। क्रांतिक ताप तो आप जानते ही हैं, वो है अधिकतम ताप जिसके ऊपर, माने उस ताप से अधिक ताप पर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे वो है दाब को हम कितना ही क्यों ना बढ़ा लें। यानी एक ताप ऐसा होता है कि जिससे केवल नीचे वाले ताप पे, यानी उससे कम ताप पे तो हम गैसों को द्रवित कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा भी ज़्यादा ताप है तो हम कितना भी दाब बढ़ा दें, गैस द्रवित नहीं होती। उदाहरण के लिए 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल में मीथेन की तुलना में सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा अवशोषित होती है। इसका कारण ये है कि जो मीथेन है उसका क्रांतिक ताप 190 केल्विन यानी कम होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप 630 केल्विन होता है, जो उच्च होता है। तीसरा गुण है इसका उत्क्रमणीय प्रकृति। गैस का ठोस की सतह पर अधिशोषण सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी विक्रम है, अर्थात ली-शातिली के नियमानुसार ताप कम होगा तो अधिशोषण अधिक होगा। ली-शातिली का नियम आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। साम्य और शोर विस्थापित होता है जिस ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव कम होता हो। यानी ताप कम करेंगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण ताप कम होगा तो अधिशोषण बढ़ेगा, यानी ज़्यादा गैस की ज़्यादा मात्रा उसमें अधिशोषित रहेगी, और इसका उल्टा करने पे यानी ताप बढ़ाएंगे तो गैस की मात्रा उसमें से निकलेगी, यानी कम मात्रा अधिशोषण होगी। और दाब बढ़ाने पे अधिशोषण बढ़ता है और दाब घटाने पे अधिशोषण कम होता है, यानी गैस को हटाने के लिए हम दाब घटा लेते हैं और ताप बढ़ा देते हैं।
अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए महीन चूर्ण या सरंध्र पदार्थ अच्छे अधिशोषक होते हैं। उत्पीड़न के लिए इस गुण का उपयोग करते हैं। जब चूर्ण के रूप में रखते हैं तो उत्पीड़न अधिक होता है, या जब चारकोल वगैरह को एक्टिवेटेड करते हैं तो उसको चूर्ण को पीस लेते हैं और देखो उच्च ताप और कम दाब पर उसको गर्म करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। 5वां है अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य केवल दुर्बल वैन डेर वाल्स बल होते हैं, इसलिए इसकी एंथैल्पी भी कम होती है और ये लगभग 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। आइए हम बात करें रासायनिक अधिशोषण के लक्षणों की। रासायनिक अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण की विपरीत उच्च विशिष्टता पाई जाती है। क्योंकि इसमें रासायनिक बंध बनते हैं, इसके कारण ये विशिष्ट होती हैं। यानी अधिशोषण केवल तभी होगा जब रासायनिक बंध बनने की संभावना होगी। जैसे जिन गैसों में ऑक्साइड बनने की संभावना होती है उसमें ऑक्सीजन का अधिशोषण अधिक होगा। जिनमें हाइड्राइड की संभावना बनती है उसमें हाइड्रोजन का अधिशोषण अधिक होगा, जो संपूर्ण धातुओं में है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होते हैं क्योंकि इनमें सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है और ये रासायनिक यौगिक बना लेते हैं। यद्यपि यह भी ऊष्मक्षेपी क्रम है, फिर भी इसके लिए चूंकि उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये निम्न ताप पर बहुत धीमा होता है। लेकिन अधिकांश गैसों में रसोपशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उसको सक्रियण ऊर्जा मिल जाती है, उससे रासायनिक बंध आसानी से बन जाते हैं। निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण तथा उच्च ताप पर रासायनिक अधिशोषण होने लगता है। कभी आपने हाइड्रोजन का उसमें पढ़ा होगा, पैरेडियम पर हाइड्रोजन के अधिशोषण की घटना अभी इसके पहले बता चुके हैं। सामान्यतः उच्च दाब पर रसोपशोषण बढ़ने लगता है। प्रेशर बढ़ाते हैं तो चूंकि संघट्ट बढ़ेगा, संघट्ट की ऊर्जा ही बढ़ेगी, तो रासायनिक बंध आसानी से बनेंगे, इसलिए उच्च दाब पर रसोपशोषण बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने पर रसोपशोषण भी बढ़ जाता है। जिस तरह से भौतिक अधिशोषण भी बढ़ता है तो रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ जाता है। वो एग्जाम्पल मिल लें, जैसे निकल है, इसके कितने जो अणु हैं, कितने परमाणु निकल की 16 परमाणु हैं। इसके चारों ओर केवल 16 रिक्त संयुक्ताएं होती हैं। यदि हम इनको 4-4 के 4 टुकड़ों में तोड़ दें तो इसको काउंट करेंगे तो कुल 32 रिक्त संयुक्ताएं हो जाएंगी। क्योंकि रिक्त संयुक्ताएं बढ़ रही हैं तो अधिशोषण भी बढ़ जाएगा। अधिशोषण की जो एंथैल्पी है, रासायनिक बंध बनने में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो रासायनिक अवशोषण की जो एंथैल्पी है वो अच्छी होती है, जो लगभग 80 किलो जूल से 240 किलो जूल के मध्य प्रति मोल के मध्य होती है। आइए इन दोनों में अंतर पढ़ ही चुके हैं वैसे तो, ये फिर भी एक संक्षेप में दोहरा लें इनको। भौतिक अधिशोषण वैन डेर वाल्स बल से होते हैं। इसमें रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते हैं। ये बिल्कुल इसमें विशिष्टता का अभाव होता है, ये अति विशिष्ट होते हैं। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, ये अनुत्क्रमणीय होती है। भौतिक अधिशोषण गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो सरलता से द्रवित होने वाली गैस हैं वो जल्दी अधिशोषित हो जाती हैं। रासायनिक अधिशोषण गैसों की जो रासायनिक क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यानी ठोस और गैस के बीच में यदि रासायनिक क्रिया होती है तो वो रसोपशोषण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी अधिक होती है। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर अधिक होता है, उच्च ताप पर कम होने लगता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ने पर बढ़ता है। भौतिक अधिशोषण को सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण भी बढ़ता है, रासायनिक अधिशोषण भी बढ़ता है। और दाब बढ़ाने पर बहुगुणक परतें बनता है। अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में दाब बढ़ा देते हैं, एक से अधिक अणुओं वाली परतें बन जाती हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में केवल एक अणु परत ही बनती है, क्योंकि उसके रासायनिक बंध जो असंतुलित संयोजकताएं हैं वो खाली संयोजकताएं भर जाती हैं, तो फिर ये दोबारा दूसरी परत नहीं बनाती है।
इस भाग में इतना ही, शेष आगे के भागों में देखेंगे। और संपूर्ण वीडियो एक साथ प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको इसके पहले वाले भाग एक साथ मिल सकते हैं।